हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुचरिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक बहस मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। ये क्या बन गया? सार्वभौमिक बहस मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनावों के बारे में दो अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। भाई, संविधान में इस बात का जवाब तो है कि चुनाव का तरीका कैसे होगा, चुनाव किस तरीके से कराया जाएगा, सर्वाधिक जो मत प्राप्त वाले हैं वो जीतेगा, राज्यसभा वगैरह में जो होंगे वो कैसे होंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले होंगे, इसके बारे में बताता है। इसके अलावा दो बातें और करता है कि मतदाता कौन है, हु इज द वोटर, एंड कौन चुनाव लड़ सकता है, एंड हु इज द कैंडिडेट। क्लियर है? किस बारे में बताता है? मतदाता कौन है यानी कि वोटर्स कौन है, और दूसरा बताता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। यानी इन दो पॉइंट्स पर क्या करेगा? वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करेगा। ओके, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। यानी अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, उसमें चुनाव हो रहे हैं, तो सभी वयस्क जो है उन सभी को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। भाई, अगर ऐसा हो कि किसी एक समुदाय को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है और किसी एक समुदाय को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दलितों की बात कर लेता हूं, क्योंकि दलितों का जो शोषण का जो इतिहास रहा है बहुत लंबा रहा है। उनको एजुकेशन से वंचित कर दिया गया, उनको व्यवसाय से वंचित कर दिया गया, उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर दिया गया। क्या हो कि अगर उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक चुनाव होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय को ये वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जितने भी नागरिक वयस्क हो चुके हैं उस देश में, वो सभी वोट कर सकते हैं। इसको कहेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को छोड़ दिया तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं रह जाएगा, फिर वो लोकतांत्रिक चुनाव ही नहीं रह जाएगा। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हाँ, ऑब्वियसली अलग अलग अगर कंट्रियों का देखें, इसको उठाकर देखें इस चीज़ को, तो शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इवन अगर हमारा देश आज़ाद होता उससे पहले, आई थिंक 1935 वाले में पृथक चुनाव की व्यवस्था थी, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। पृथक चुनाव यानी कि जिस समुदाय का कैंडिडेट खड़ा है उसी समुदाय के लोग उसको वोट करेंगे। तो ये जो है वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं, यहां से कोई भी सीट है, किसी भी समुदाय की सीट है जो मेरे समुदाय की नहीं है, तो सिर्फ जिस समुदाय का कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो ही समुदाय के लोग वोट देंगे, बाकी के वोट नहीं देंगे। मैं खुद वोट नहीं दे पाऊंगा, तो ये गलत है। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से, यानी कि महिलाएं वोट नहीं कर सकेंगी, और बड़े संघर्ष के बाद मिला। बहुत सेमफुल है ये बात। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। क्लियर है? क्या हुआ? ठीक है, पी लो, ज़्यादा मत पीना ना, क्योंकि इसमें मीठा रहता है बेटा और नुकसान करेगा। ठंडी तो नहीं है फ्रूटी? ओके।
1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। यानी कब तक? 1989 तक तो अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। कब तक? 1989 तक। 1989 के बाद क्या हुआ? मोस्टली गठबंधन की सरकारें आने लगी, है ना। तो 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। यानी कि अब कितने वर्ष के लोग वोट कर सकते हैं? 18 वर्ष के। आपकी वोटर आईडी बन जाएगी, जैसे आप 18 के होते हैं आप वोट कर सकते हो। 1989 से पहले ये नहीं था। 1989 से पहले था ये 21 ईयर। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी वयस्क हो गए वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 प्रतिनिधि खड़े हुए, मुझे 10 में से किसी एक को चूज करके वोट कर सकता हूं। करोगे एक कोई, उससे ज्यादा को नहीं करोगे। क्या हुआ? तो वो एक बार वो नॉक कर दो उसको, लैच को, है ना, नॉक कर दो। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यहां तक अपन देख चुके हैं। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जब वोट होते हैं तो आप देख सकते हो इस बात को कि गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, सभी एक ही लाइन में खड़े मिलेंगे आपको, और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। यानी आज भी लोग क्या मानते हैं? आज भी लोग मानते हैं कि अगर मिनिमम शैक्षणिक योग्यता नहीं है किसी के पास तो उसे वोट देने का अधिकार देना गलत है। उसको वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए, बल्कि ये गलत है। क्यों नहीं देना चाहिए भाई? सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकेंगे। भाई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसे कम से कम वोट करने का अधिकार है। उसकी मर्जी के हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यह जरूरी भी है। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। यानी कि जो वोट देने के बारे में हमने बातें की वही चुनाव जो लड़ेगा उसके बारे में भी है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है। यानी कि कोई भी जो है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार भी है। हाँ, इसके लिए हम मानते हैं कि एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए। एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो जो है वो देश के लोगों के हित में फैसला ले सकेगा। वो जो है एक ब्रॉड सोच रख सकेगा। क्लियर? लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल, लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा सांसद के लिए 35 है, राष्ट्रपति के लिए 35 है। क्लियर है? उदाहरण के लिए लोकसभा व विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको चुनाव के लिए खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जिसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पावर में जाएगा तो वो मिसयूज करेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा
वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लियर है? इस रूप में भाई नहीं, बाकी का देखो, शिक्षा के उसमें सरपंच वगैरह के चुनाव देखोगे आप, तो आई थिंक 10वीं पास है, या जिला परिषद या जो भी, है ना? तो ये चेंजेस होने चाहिए, ये ज़रूरी है। हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। ये दिखा रखा है एक कार्टून है 21 अक्टूबर 1951 का, कि सार्वभौमिक बयास मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया? क्या यह संभालने योग्य नहीं है, या यह उस कहानी की तरह है जिसमें कोई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं? जो भी हो, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, अगला टॉपिक है। तब तक के लिए